एक गांव में एक लाली और लीला नाम की दो गायें एक खुशहाल परिवार के साथ रहती थीं। लीला का एक बच्चा था जिसका नाम नंद था। उनके घर के मुखिया रामू और उसकी पत्नी शोभा बहुत ही नर्म स्वभाव के थे। शोभा और लाली को एक दूसरे से बहुत लगाव था। वह अक्सर उसके पास घंटों बैठी रहती। इन दिनों वह लाली का बहुत ध्यान रखती क्योंकि लाली गर्भवती थी। एक दिन की बात है, नंद भागता हुआ लाली के पास आया और बोला, लाली मासी, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। नहीं नंद, कुछ ही देर में रात होने वाली है, तुम घर के अंदर जाओ। मौसी चलो ना, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। इतनी देर में वहाँ नंद की माँ लीला आ जाती है। नंद, कहाँ जाने की जिद कर रहे हो? कुछ ही देर में रात हो जाएगी, अब कल सुबह जाना। चलो मेरे साथ अंदर चलो। माँ आप जाओ, मैं थोड़ी देर मासी के पास रुकना चाहता हूँ। ठीक है, कोई शैतानी मत करना। और हाँ लाली, तुम इसकी मासूम शक्ल और भोली बातों में मत आ जाना। लीला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। मासी चलो ना, मेरा बहुत मन है। अभी लीला मना करके गई है ना, तुम्हारे साथ मेरी भी डांट पड़ेगी। चलो अब अंदर चलो। नंद जोर जोर से रोने लगता है और चलने की जिद करने लगता है। तो लाली ने कहा, ठीक है, तुम रो मत, चलो घूमने चलते हैं। लाली की यह बात सुनकर नंद बहुत खुश हो जाता है और वह दोनों घर से बहुत दूर जंगल में घूमने आ जाते हैं। नंद घूमते घूमते लाली से थोड़ा आगे निकल आता है। तभी वहाँ एक शिकार की तलाश में घूम रहे बाघ ने नंद को देखा और सोचा, ओह, आज तो मेरे भाग्य ही खुल गए। जो शिकार खुद चलकर मेरा भोजन बनने आया है, आज तो नरम नरम मांस का भोजन करने को मिलेगा। बाघ जैसे ही नंद की ओर बढ़ा, लाली उनके बीच में आ गई और बोली, मेरे होते हुए तू नंद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ठीक है, मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगा। फिर इस नन्ही सी जान को आज तुम दोनों को कोई भी नहीं बचा सकता। बाघ लाली पर हमला करता है। उसी जवाब में लाली भी बाघ पर हमला करती है। इसी मारपीट में लाली घायल हो जाती है और जमीन पर जोर से गिर जाती है। जैसे ही बाघ लाली को खाने के लिए आगे बढ़ता है, तब तक वहाँ रामू और गांव के कुछ लोग आ जाते हैं। भीड़ को अपनी ओर आते देख बाघ वहाँ से भाग जाता है। लाली मासी, तुम ठीक तो हो ना? परंतु लाली कोई जवाब नहीं देती, वह तो बेहोश थी। तुम जाओ और बैद्यनाथ को बुला कर लाओ। वह भागते हुए जाता है और वैद्यनाथ को लेकर आता है। वैद्यनाथ की दवाइयों से लाली को होश आ जाता है। वैद्यनाथ कहते हैं, रामू, लाली अब ठीक है, परंतु जमीन पर गिरने से इसका बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। लाली बिना कुछ बोले हुए रामू, शोभा और नंद के साथ घर लौट आती है और उदास अपनी जगह पर बैठ जाती है। तभी नंद उसके पास जाता है और कहता है, मौसी, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर नंद रोने लगता है। इधर लाली नंद को गले से लगाकर बहुत रोती है। यह दृश्य देखकर लीला की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए, पर लाली पुरानी बातों को भुला नहीं पा रही थी। एक दिन वह जंगल में घूम रही थी, तभी उसे किसी की रोने की आवाज आई। उसने जाकर देखा तो पास के तालाब में एक बाघ का बच्चा फंसा था। रुको, तुम रो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें निकाल लूंगी। लाली उस बच्चे को बचा लेती है और पूछती है, तुम यहाँ कैसे फंस गए और तुम्हारे पापा मम्मी कहाँ हैं? मुझे बहुत भूख लगी थी और माँ घर पर नहीं थी, तो मैं उनको ही ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया और उस तालाब में फंस गया। तुमको भूख लगी है तो मैं तुमको दूध पिला सकती हूँ। लाली बाघ के बच्चे को अपना दूध पिलाती है और अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। कुछ देर के लिए वह अपना सारा दुख भूल गई थी और बाघ के बच्चे को अपना बच्चा मान बैठी। आप बहुत अच्छी हो। इतने में बाघ अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है। लाली और अपने बच्चे का प्यार देखकर बाघ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रोने लगता है और कहता है, लाली,
मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। मेरी वजह से तुमने अपना बच्चा भी खो दिया और आज तुम मेरे ही बच्चे को दूध पिला रही हो। पापा, इन्होंने मेरी जान भी बचाई। बाघ लाली से माफी मांगने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। इतने में वहां लीला भी आ जाती है। लीला बाघ को देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाती है और कहती है, बहुत दिनों से मैं तेरी तलाश में थी। आज भले मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लाली ने तेरी वजह से अपना बच्चा खो दिया। जैसे ही लीला बाघ की ओर बढ़ती, लाली लीला को रोक लेती है और कहती है, रुको लीला, ऐसा मत करो। इस छोटे बच्चे के बारे में तो सोचो और बाघ को अपनी गलती का पछतावा है। मुझे अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। इससे बड़ी मेरे लिए कोई और सजा नहीं हो सकती। क्या मतलब? आज मैंने अपने बच्चे की माँ को हमेशा के लिए खो दिया। वो बहुत लंबे समय से एक बीमारी से लड़ रही थी और आज सुबह ही वो मुझे और मेरे बेटे को छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। तभी ये उसको ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर चला गया। बाघ की बात सुनकर उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा और माँ माँ चिल्लाने लगा। माँ, माँ, माँ। लाली ने उसको अपने सीने से लगा लिया और उसको समझाया, क्या मैं आपके बच्चे को रोज दूध पिला सकती हूँ? मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे उतारूंगा? मैंने अपना बच्चा खोया, उसके बदले मुझे ये बच्चा मिल गया। मैंने आपको माफ कर दिया। आज से आप मेरी माँ होंगी। हाँ, आज से रोज मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगी और तुम्हारा जब भी मन करे तुम मेरे पास आ जाना। मुझे हमेशा के लिए आपके साथ ही रहना है। क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? लाली लीला की तरफ देखती है। तभी लीला कहती है, हाँ, बिल्कुल रह सकते हो। हम लोग रोज तुमसे मिलने आया करेंगे। लाली को उसका बच्चा और बाघ के बच्चे को अपनी माँ मिल गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। दीदी देखो ना, चाची के घर से कचौड़ियाँ तलने की खुशबू आ रही है। मन तो कर रहा है कि जाकर उनसे एक कचौड़ी मांग लाऊं। तो वाणी ने उसे समझाते हुए कहा, अपनी जीभ को काबू में रख निम्रत। तुझे पता है ना, तेरे वहाँ जाते ही चाची क्या बोलेंगी? कहेंगी, आ गई महारानी। जरूर महक पहुंच गई होगी। कुत्तों जैसी नाक है तुम दोनों की, पर तुझसे ज्यादा तो तेरी बड़ी बहन वाणी का दिमाग चलता है। जरूर तुझे उसी ने भेजा होगा। निम्रत, मैं नहीं चाहती कि वो हर बार मुझे भला बुरा बोले। तो दीदी आप भी बनाओ ना कचौड़ी, बहुत मन कर रहा है। वाणी ने अपनी छोटी बहन को अपने कलेजे से लगा लिया। 12 साल की उम्र में ही वह अपनी 9 साल की बहन की माँ बन गई थी। वाणी की आंखें भर आईं। उसका वश चलता तो वह निम्रत के लिए कचौड़ी क्या, पूरी हलवाई की दुकान खोल देती। मगर अभागी क्या करे? फिलहाल उन्हें जीने के लिए सूखी रोटी ही मिल जाए तो काफी था। उसकी आंखों में वह चित्र उभर आया जब 1 साल पहले वो सब लोग अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे थे। सब के सब कितने खुश थे। मगर समय का चक्र ऐसा बदला कि वहां पहाड़ खिसकने लगे। बहुत ज्यादा बर्फबारी होने लगी। उसी बर्फीले तूफान में उनके माँ बाप अपनी बच्चियों से बिछड़ गए और बर्फ के नीचे दबकर हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। वो पल याद करके अब भी मासूम वाणी और निर्मत की रूह कांपने लगती है। काश भगवान ने उस समय उन्हें भी अपने पास बुला लिया होता तो आज उन्हें इस तरह लाचारी में जीवन जीना नहीं पड़ता। वाणी बोली, निम्रत, तुझे कचौड़ियाँ ही तो खानी है, किसी दिन मैं बना दूंगी। तुझे पता है ना, अभी पैसे नहीं है। तू तो मेरी समझदार गुड़िया है ना। अब जिद करना छोड़। सुन, ये पकड़ रोटी और वहाँ दरवाजे के पास बैठकर खा ले। चाची के यहाँ से जो खुशबू आ रही है ना, उसके स्वाद के साथ खा, बिल्कुल कचौड़ी का स्वाद आने लगेगा। दीदी आप बड़ी झूठी हो। मुझे इसी तरह पानी भी दूध बनाकर पिला देती हो। नहीं खानी मुझे रोटी, मुझे तो कचौड़ी ही खानी है।
ये कहकर निर्मत बाहर भाग गई। वाणी को ऐसा लगा जैसे मानो निर्मत ने उससे कोई कोहिनूर मांग लिया हो। कहाँ से बनाए वह कचौड़ी? सगे चाची चाचा होते हुए भी अक्सर उन्हें भीख मांगकर खाना पड़ता है। चाची उन्हें चढ़ाने के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है। ऐसे में बिना माँ बाप के उन बेचारे बच्चों पर क्या कुछ गुजरती है, ये तो उनका दिल ही जाने। वाणी ने कुछ सोचा और बाहर चली गई। आज वह कस्बे के सिनेमा घर के पास खड़ी होकर भीख मांग रही थी। वाणी ने हाथ फैलाते हुए कहा, 10 रुपए दे दो साहब, मेरी बहन भूखी है, मुझे उसे खाना ले जाकर खिलाना है। देखो ना, एड़ी पर से चप्पल भी घिसी हुई है, पैरों में कंकड़ चुभते हैं। अच्छा 5 ही दे दो साहब, आपके हाथ जोड़ती हूँ, चप्पल खरीद लूंगी। अच्छा 2 रुपए ही दे दो साहब। इतना सुनकर लोग उसके शरीर को ऊपर से नीचे तलक देखते और उसके हाथ पर 1 रुपए का सिक्का थमाकर चले जाते। कुछ लोग दया करके 10 रुपए भी दे देते और कुछ उसके साथ बदतमीजी की हद तक गुजर जाते। इतना कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? 4 घंटे धूप में खड़े होकर हाथ पैर जोड़कर उसने 150 रुपए कमाए और घर जाकर कचौड़ियाँ बनाई। वाणी ने प्यार से पूछा, अब तो खुश है ना निम्रत? दीदी मजा आ गया, आज तो चाची को भी हमारी कचौड़ियों की खुशबू से जलन हो रही होगी। दीदी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी चाची की तरह रोज नए नए पकवान बनाकर खाएं? निम्रत का ये कैसा सवाल था? बेचारी वाणी उसको क्या जवाब देती? लेकिन उसके इस सवाल ने वाणी को अंदर तक झकझोर दिया और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह लेटी हुई सोचने लगी, आखिर कब तक मैं पेट भरने के लिए दूसरों के सामने अपने दुखड़े सुनाकर हथेली फैलाऊंगी? अपना तो देख भी लूं, मगर निम्रत नहीं, उसे मुझे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना है। पिताजी का सपना था कि उनकी बेटी पानी के जहाज में बैठकर 7 समंदर पार जाए। वो तो अपनी दोनों बेटियों को नेवी में भेजना चाहते थे, मगर आज उनके न होने की वजह से उन्हें भीख मांग कर गुजारा करना पड़ रहा है। मुझे अब कुछ काम करना होगा जिससे मैं निम्रत की पढ़ाई फिर से शुरू करा सकूं। वाणी के पिताजी की एक साइकिल थी। उसने उस साइकिल को अपने पिताजी की निशानी समझकर बड़ी हिफाजत से रखा था। अब समय आ गया था कि अपने पिताजी की निशानी को बेचकर वो कोई काम शुरू करे। वाणी ने वह साइकिल किसी को 1500 रुपए में बेच दी। निम्रत ने पूछा, दीदी अब आप इन पैसों से क्या करोगी? खस्ता कचौड़ियाँ बनाकर बेचूंगी ताकि इज्जत से पैसे कमा सकूं। अगर पैसे आएंगे तभी तो तुम्हें रोज पकवान बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी और खूब पढ़ना पड़ेगा। अरे वाह दीदी, फिर तो हमारे घर में रोज कचौड़ियाँ बनेंगी, फिर तो मैं आपकी हर बात मानूंगी। वाणी ने उन पैसों से सामान खरीदा और सड़क की पटरी पर चूल्हा रखकर कचौड़ियाँ बनाकर बेचनी शुरू कर दी। उसे जब लोगों ने कचौड़ी बनाते देखा तो कहा, अरे बेचारी कितनी छोटी उम्र में काम कर रही है, हमें इसकी कचौड़ी जरूर खरीदनी चाहिए ताकि इसकी मदद हो सके। छोटी उम्र में इतना बड़ा काम देखकर ग्राहकों का उसकी तरफ आकर्षण बढ़ने लगा और उसकी कचौड़ियाँ खूब बिकने लगी। 13 साल की उम्र में पकवान बेचकर पैसा कमाना एक बहुत बड़ी बात थी और उस पर गजब का स्वाद सोने पर सुहागा था। कुछ दिनों बाद, निम्रत देख, मैं तेरे लिए स्कूल की वर्दी लाई हूँ। मास्टर जी से बात हो गई है, कल सुबह से तुझे स्कूल जाना है। दीदी मैं तो स्कूल चली जाऊंगी, लेकिन आप? हट पगली, अरे मेरा क्या, मैं तेरी पढ़ाई के लिए काम करूंगी। दीदी आप स्कूल नहीं जाओगी? तू कितनी भोली है निम्रत, मैं स्कूल कैसे जा सकती हूँ? माँ पिताजी हमें स्कूल भेजते थे तो क्या वो भी स्कूल जाते थे? नहीं ना, इसलिए तू स्कूल जाएगी और मैं कचौड़ी बनाकर बेचूंगी।
निम्रत वाणी के फीके पड़े चेहरे को देखती रही। वह जानती थी कि वाणी भी पढ़ना चाहती है। अगले दिन से निम्रत स्कूल जाने लगी और वाणी अपने काम में जुट गई। समय गुजरता गया और वाणी भी बुलंदियों की तरफ बढ़ती गई। पटरी से उठकर वाणी ने अपने घर को ही एक रेस्टोरेंट बना दिया। निम्रत बोली, दीदी आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? दीदी हमारा रेस्टोरेंट देखकर चाची का जो मुंह उतरा हुआ है ना, उन्हें देखकर हंसी आ रही है। निम्रत, कोई हमारे साथ लाख बुराई करे, लेकिन हमें किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। वो जैसी भी हैं, हमारी चाची हैं। अच्छा सॉरी दीदी, पर क्या करूँ, गुजरे वक्त की तकलीफें भुलाई नहीं भूलती। तू गुजरे वक्त को गोली मार और पढ़ाई में ध्यान दे। वाणी ने अपनी मेहनत जारी रखी। 13 से कब वह 23 की हो गई, पता ही नहीं चला। वाणी की सफलता बिना माँ बाप के बच्चों के लिए मिसाल बनती जा रही थी। वाणी बड़ी बेचैनी से इधर उधर टहलती हुई निम्रत का इंतजार कर रही थी। कचौड़ियों के कई ऑर्डर कैंसिल कर चुकी थी। उसे तो बस अब निम्रत का इंतजार था। कुछ देर बाद निम्रत आई और वाणी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो निम्रत, मेरे दिल की धड़कनें मत बढ़ा। जानती है सुबह से एक बूंद पानी भी नहीं पिया है। जल्दी बता क्या हुआ, और चिंता मत कर, इस साल नहीं तो अगले साल फिर कोशिश करना। दीदी मेरा नेवी में सिलेक्शन हो गया है। ये सुनते ही वाणी भी खुशी के मारे निम्रत से लिपटकर रो पड़ी। निम्रत ने कहा, दीदी इस सब का श्रेय आपको जाता है। नहीं पागल, इसका श्रेय तो पिताजी की साइकिल को जाता है। आज उसी साइकिल ने हमें सफलता की सीढ़ियां चढ़ाया है। निम्रत की ज्वाइनिंग हो गई। एक बार निम्रत के मुंह से वाणी की तारीफें सुनकर उसके साथी अफसर रणवीर सिंह से रहा नहीं गया और वह वाणी से मिलने चला आया। वह उससे मिलकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने वाणी का हाथ मांग लिया। इतना अच्छा लड़का मिलना मुकद्दर की बात थी। फिर उन दोनों की शादी हो गई। इस तरह गरीब बहनों की सफलता ने उन्हें ढेर सारी खुशियां सौंप दी।